गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, ऋतु वर्णन। और इस पाठ का आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। ऋतु वर्णन के कवि हैं सेनापति। इस पाठ के पिछले भाग में मैंने आपको 2 ऋतुओं का वर्णन पढ़ाया था, जिसमें से पहली थी बसंत ऋतु और दूसरी थी ग्रीष्म ऋतु। अब हम आगे बढ़ते हुए आज 2 ऋतुओं का वर्णन पढ़ेंगे, जिनमें से एक है वर्षा ऋतु और दूसरी है शीत ऋतु। हम पाठ को आरंभ करते हैं। दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सी करते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते, लाग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। ये वर्षा ऋतु का वर्णन है, कवित्त छंद में लिखा गया है और कवि सेनापति ने इस छंद को लिखने में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और इस छंद में कवि सेनापति वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ दामिनी, दामिनी अर्थात बिजली दमक रही है, चमक रही है, बिजली कड़क रही है, चारों तरफ बिजली कड़क रही है। और सुर चाप, सुर बोलते हैं देवता को, इंद्र को, और चाप होता है धनुष, तो सुर चाप का अर्थ हुआ इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की चमक, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि सेनापति कहते हैं कि बिजलियां चमक रही हैं और सुरचाप इंद्रधनुष भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। श्याम घटा की झमक, श्याम मतलब काली, घटा मतलब बादल, काले बादलों की झमक, गर्जना, काले बादलों की गर्जना भी सुनाई दे रही है। कहाँ से सुनाई दे रही है? अति घोर, अति घोर मतलब बहुत तेज गर्जना, बहुत तेज आवाज़ में, घन घोर काले घने बादलों से, काले बादलों से बहुत ही घनघोर गर्जना भी सुनाई दे रही है। ये बिल्कुल तेज बारिश का वर्णन किया गया है कि आकाश में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है और काले बादलों से अति भयंकर गर्जना की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। आगे कवि कहते हैं, कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित। कोकिला कोयल, कलापी बोलते हैं मोर को, और कल का अर्थ होता है मधुर, कूजत है कूक रहे हैं, जित तित यहाँ वहाँ। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल और मोर मधुर ध्वनि में कूकते हुए यहाँ वहाँ कूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीकर, सीकर बोलते हैं पानी की बूंदों को, बहुत छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं उन्हें सीकर कहा जाता है। ते मतलब से, शीतल ठंडी, समीर हवा, और झकोर मतलब झोंके। हवा के झोंके भी पानी की बूंदों के कारण, बारिश की बूंदों के कारण बहुत ही शीतल हुए हैं। हम देखते हैं कि बारिश की ऋतु में जो हवा चलती है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो ऐसी ही हवा का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु में हवा भी पानी की बूंदों के कारण शीतल झोंकों के रूप में बह रही है। आगे कवि सेनापति कहते हैं कि सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। यहाँ सेनापति इनका नाम आया है कवि का, कि कवि सेनापति कहते हैं ऐसी वर्षा ऋतु में जब क्या हो रहा है, बिजलियां चमक रही हैं, इंद्रधनुष भी चमक रहा है, काले बादलों से घनघोर गर्जन सुनाई दे रहा है, यहाँ वहाँ मोर और कोयल कूकते हुए सुनाई दे रहे हैं और शीतल हवा के झोंके चल रहे हैं। ऐसी वर्षा ऋतु में एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी या एक नायिका जिसे कह सकते हो, गोपिका कह सकते हो, कि एक नायिका अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि सेनापति बता रहे हैं कि आवन कयो है मन भावन सु, कि मुझे जो मेरे मन को अच्छे लगते हैं, मन भावन मन को अच्छे लगने वाले, मेरे मन को अच्छे लगने वाले मेरे प्रियतम ने मुझे ऐसी ही वर्षा ऋतु में आवन कयो है, आने के लिए कहा है। मेरे प्रियतम ने जब वो परदेश गए थे, जब वो बाहर दूर गए थे कहीं, तब उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी ही वर्षा ऋतु में मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और हे सखी लाग्यो तर सावन, लाग्यो मतलब लग गया है, तरसावन तरसाने, मुझे तरसाने लग गया है। क्या तरसाने लग गया है? विरह जुर, विरह बोलते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे दूर रहने की जो भावना होती है उसे विरह कहा जाता है। जुर का तात्पर्य यहाँ पर है ज्वर, बुखार, जोरते मतलब जोर से। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे मन को अच्छे लगने वाले मेरे प्रियतम ने मुझे ऐसी ही ऋतु में आने
आने के लिए कहा था, उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो ऐसी ही ऋतु में, ऐसी बारिश में मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने मुझे आने का वचन दिया था और अब मुझे विरह रूपी ज्वर जोर से सताने लगा है, जोर से चढ़ गया है और मैं उनसे मिलने के लिए तरस रही हूँ। लाग्यो तर सावन, तरसाने लग गया है। विरह रूपी ज्वर, बड़ी जोर से विरह रूपी ज्वर मुझे चढ़ गया है, जो मुझे उनसे मिलने के लिए तरसा रहा है। आयो सखी सावन, हे सखी देखो सावन आ गया है, सावन का महीना आ गया है। और मदन सर सावन, मदन सर सावन का अर्थ होता है मिलने की इच्छा प्रकट करने वाला। ये जो सावन का महीना है ये प्रेमियों के हृदय में मिलने की इच्छा प्रकट करने वाला महीना होता है। तो हे सखी सावन भी आ गया है और ये मुझ में अपने पति, अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा प्रकट करवा रहा है, मेरे मन में ऐसी इच्छा जगा रहा है। लाग्यो है बर सावन, बरसने लग गया है, बरसावन बरसने लग गया है। सलिल जल और चहु ओरते, चारों ओर से, हे सखी चारों ओर से जल बरसने लग गया है। अब हम अगर इस कवित के अलंकारों की बात करते हैं तो इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क और क की आवृत्ति हो रही है, फिर देखिए वापस से क की आवृत्ति हो रही है। तो कोकिला कलापी कल पूजत है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आप देखेंगे सीकरते शीतल समीर, स की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक तो दिखाई देगा विरह जुर, यहाँ पर रूपक अलंकार है। विरह को ज्वर का या बुखार का रूप दिया गया है, रूपक अलंकार है। एक यहाँ जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। यहाँ पे देखिए एक तो अनुप्रास वापस से आपको बता रही हूँ, सखी और सावन, स और स की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं यमक अलंकार की, तो ये जो सावन शब्द है, आप ये ध्यान देंगे कि सावन शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है। जब एक ही शब्द एक से दो से ज़्यादा बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए सावन शब्द एक बार तर के साथ आ रहा है, तो तर सावन, फिर उसके बाद अकेला आया है सावन, फिर है सर सावन और फिर है बर सावन। यहाँ पर ये सावन शब्द बार बार आवृत्ति में आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। तरसावन मतलब तरसाना, सावन एक महीने का नाम है, सरसावन मतलब इच्छा उत्पन्न करने वाला, और बरसावन अर्थात बरसना। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस कवित्त में कवि ने वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया है और उन्होंने यहाँ पर अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया है। ये एक गेय छंद है, कवि छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें सुंदर ब्रज भाषा का भी प्रयोग कवि ने किया है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु के वर्णन की। शीत ऋतु के वर्णन में भी कवि देव ने बहुत ही चतुराई दिखाई है, बहुत ही शब्द चित्र खींचा है। शीत ऋतु हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से वो लोगों को सता रही है। कवि कहते हैं, शीत को प्रबल सेनापति को चढ़ो दल, निबल अनल गयो सूर्य सियराई के, हिम के समीर ते बरसे विषम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाए के, धूम नैन बहे लोग आगे पे गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। कवि सेनापति शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत को प्रबल, शीत से मतलब है यहाँ पर शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु, शीत को प्रबल, प्रबल अर्थात शक्तिशाली, सेनापति, यहाँ पर सेनापति ने अपना नाम भी डाला है, और सेनापति अर्थात सेना का नायक, कोपी क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया है, और दल मतलब सेना। तो कवि सेनापति कहते हैं कि शीत रूपी सेनापति ने क्रोधित होकर इस धरती पर चढ़ाई कर दी है, अपनी सेना के साथ इस धरती पर आक्रमण कर दिया है। और इस शीत के आगे, इस प्रबल सेनापति, शीत रूपी सेनापति के आगे तो निबल अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, और निबल मतलब निर्बल, अग्नि भी निर्बल हो गई है। अग्नि बहुत तेज होती है और सर्दी में अग्नि को लोग सेकने में काम में लेते हैं, अग्नि से तापते हैं, लेकिन यहाँ पर शीत को अग्नि के ऊपर भी इतना हावी बताया गया है कि इतनी कड़कड़ाती सर्दी है कि उसके आगे अग्नि भी निर्बल हो गई है, अग्नि भी ठंडी
पड़ गई है। और गयो सूरी, सूरी का अर्थ होता है सूर्य, सियराई के, सियराई शीतल, तो सूर्य भी इस कड़कड़ाती ठंड के आगे, इस कड़कड़ाती सर्दी के आगे शीतल पड़ गया है, अर्थात सूर्य का ताप भी अनुभव नहीं हो रहा है। हिम के समीर, हिम बोलते हैं बर्फ को, और समीर होता है हवा का शब्द, हवा के लिए काम में आने वाला शब्द। यहाँ पर हिम के समीर से अर्थ है बर्फीली हवाएं, जो शीतल हवाएं चलती हैं, जो शीत लहर चलती है, उसे यहाँ पर हिम के समीर कहा गया है। तेई मतलब वही, और बरसे मतलब बरस रहे हैं। विषम अत्यधिक कठिन, कठोर, और तीर मतलब बाण। ये जो शीत लहर है, ये शीत लहर वही कठोर बाण है जो कि शीत रूपी शक्तिशाली सेनापति के द्वारा इस धरती पर बरसाए जा रहे हैं। अर्थात शीत रूपी सेनापति क्रोधित होकर अपनी सेना के साथ इस धरती पर आक्रमण कर चुके हैं, और अग्नि निर्बल हो गई है, सूर्य भी शीतल पड़ गया है, और शीत रूपी सेनापति शीत लहर के रूप में इस धरती पर अपने कठोर बाण बरसा रहे हैं। और इस शीत ऋतु के आगे तो रही है गरम, गरम का अर्थ होता है गर्मी, भवन मतलब भवन, घर, कोनन कोनों में, कि गर्मी भी इस शीत ऋतु से घबराकर भवन के कोनों में कहीं जाकर छुप गई है, घरों के कोनों में ही कहीं जाकर गर्मी छिप गई है। आगे कवि कहते हैं धूम नैन बहें, धूम मतलब धुआं, नैन नेत्र, और बहें बह रहे हैं। लोग आगी पे गिरे रहे, आगी का अर्थ होता है अग्नि, आग, कि लोगों के नेत्र अग्नि के धुएं से बह रहे हैं, पर फिर भी लोग गर्मी प्राप्त करने के लिए आग पर झुके हुए हैं, आग पर गिरे हुए हैं। धूम नैन बहें, लोग आगी पे गिरे रहे, लोग भले उनकी आंखें जो हैं वो धुएं से बह रही हैं, पर फिर भी वो आग पर झुके हुए हैं, आग पर गिरे हुए हैं। हिये सो लगाई रहे, और वो क्या कर रहे हैं, हिये मतलब हृदय, सौ का अर्थ होता है से, लगाई रहे, वो हृदय से लगाकर रखते हैं, अग्नि को अपने हृदय से लगाकर रखते हैं बार बार। कैसे, नैक मतलब जरा सी, सुलगाई के जलाकर, जरा जरा सी आग सुलगाकर अपने हाथ पसार पसार कर अग्नि से सेकते हैं, और अपने हाथों को अग्नि से सेक कर अपने हृदय से लगाते हैं। ये एक दृश्य कवि सेनापति दिखा रहे हैं हमको। हम देखते हैं सर्दियों में कि जगह जगह पर लोग जरा जरा सी आग सुलगा कर बैठ जाते हैं, उस अग्नि के धुएं से उनकी आंखें बह रही होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उस अग्नि पर झुके रहते हैं और हाथ ताप ताप कर अपने हृदय से लगाते रहते हैं। तो दृश्य तो ये है जो इन दो पंक्तियों में बताया गया है, परंतु कवि सेनापति ने इन दृश्यों की, इन दो पंक्तियों को देखकर जो कल्पना की है, उस कल्पना का वर्णन नीचे किया है। दृश्य तो यह है कि लोग जरा जरा सी आग जलाकर अपने हाथों से आग सेक कर अपने हृदय से लगा रहे हैं, परंतु इस दृश्य को देखकर कवि सेनापति की जो कल्पना है वो देखिए क्या है। मानो भीत जानी, भीत मतलब भय युक्त, भय से भरी हुई, भयभीत, जानी जानकर, समझकर। महाशीत, महाशीत अत्यधिक सर्दी, ते मतलब से, पसारी पसार कर, पानी मतलब हाथ। कवि कहते हैं कि लोग धुएं से आंखें बह रही हैं, फिर भी अग्नि पर गिरे हुए हैं, और जरा जरा सी आग सुलगाकर उसे अपने हृदय से लगा रहे हैं। ऐसा देखकर ऐसा लगता है मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, मानो उन्होंने ऐसा जाना है, ऐसा समझा है कि अग्नि भी इस अत्यधिक सर्दी के आगे भयभीत हो गई है, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को पसार कर छतिया की छाह राख्यो, छतिया की मतलब छाती की, छाह में छुपाकर, राख्यो मतलब रखा है। वो बार बार अग्नि को अपनी हाथों की छाह से अपनी छाती से लगा रहे हैं, और पाउक का अर्थ होता है अग्नि, छिपाई के, छिपाकर। तो कवि ने कल्पना ये की है कि लोग आग को जो सेक रहे हैं, सब तरफ से झुंड बना रखे हैं, हाथ से आग सेकते हैं और अपनी छाती से लगाते हैं। इस दृश्य को देखकर कवि ने कल्पना की है कि मानो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शीत ऋतु इतनी तेज हो गई है, उसके आगे अग्नि भी घबरा गई है, अग्नि भी भयभीत हो गई है, और अग्नि को भयभीत जानकर ही उन्होंने अपने हाथ पसारे और उसे बार बार अपनी छाती से लगाकर ऐसी तसल्ली दे रहे हैं कि तू घबरा मत, तेरी रक्षा के लिए हम हैं। तो वो अग्नि को भी अपने हृदय से छुपाकर रख रहे हैं।
इस प्रकार से इस कवित्व में कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया है। यहाँ पर भी आपको एक तो दिखाई देगा अनुप्रास अलंकार, जो बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूरी सियराई के स और स की आवृत्ति हो रही है, और ये बरसे विषम व और व की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार तो आप बहुत आसानी से खुद ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो है मानवीकरण अलंकार भी है। और मानवीकरण अलंकार कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, एक तो शीत ऋतु को रूप दिया गया है एक सेनापति का, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे अग्नि को निर्बल बताया गया है, ये भी मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार देखिए, शीत लहर को रूप दिया गया है सेनापति, शीत ऋतु के सेनापति के द्वारा बरसाए जाने वाले तीरों का, तो ये हो गया एक रूपक अलंकार। और आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको मानवीकरण अलंकार दिखाई देगा कि अग्नि को भयभीत समझा जा रहा है, तो ये वापस से मानवीकरण अलंकार है। तो इस पंक्ति के अंदर और एक यहाँ पर मानो की आवृत्ति आप देखते होंगे, जहाँ पर मानो शब्द आता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु न होने पर भी मान लिया जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर सच में अग्नि नहीं डर रही है, कवि ने ऐसा मान लिया है कि अग्नि डर रही है, तो यहाँ पर एक उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपको दिखाई देगा। ब्रज भाषा का प्रयोग है, कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, और ये शीत ऋतु का वर्णन है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तरों में वस्तुनिष्ठ में हम पहले दूसरा प्रश्न करेंगे, क्योंकि पहला मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा प्रश्न है, सुरचाप का क्या अर्थ है? सुरचाप का अर्थ है इंद्रधनुष। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में चौथा प्रश्न है, प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? प्रिय ने वर्षा ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था। निबल अनल से क्या तात्पर्य है? छठा प्रश्न है, निबल अनल से तात्पर्य है कि भीषण शीत ऋतु के आगे अग्नि की गर्मी भी बहुत कम हो गई है, अग्नि की जो गर्माहट है वो भी कम प्रतीत हो रही है, तो अग्नि को यहाँ पर निर्बल बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में जो 8वां प्रश्न है, सावन के माह में कामदेव नायिका को किस प्रकार से परेशान कर रहा है? तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कि नायिका ने अपने नायिका के प्रियतम ने उसे सावन आने से पूर्व ही लौट आने के लिए कहा था, परंतु वह नहीं आया। और वर्षा ऋतु में बिजली चमक रही है, बादलों का गर्जन हो रहा है, ये सब देखकर नायिका का मन उल्लास से भर गया कि अब मैं अपने प्रियतम से मिल सकूंगी, परंतु प्रियतम के न आने से उसे विरह रूपी ज्वर सताने लग गया है, और तभी से मिलने की इच्छा कामदेव के द्वारा नायिका के हृदय में प्रकट की जा रही है। कामदेव प्रेम के देवता को कहते हैं। यहाँ पर नायिका का प्रियतम अभी लौटकर नहीं आया है, तो नायिका परेशान हो रही है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के। निबंधात्मक प्रश्नों में 10वां जो प्रश्न है, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? अनूठा का अर्थ होता है अलग, बिल्कुल हटकर क्यों है? इसमें आप लिख सकते हैं कि रीति काल के जितने भी कवि हैं उनमें से अधिकांश कवियों ने ऋतु वर्णन किया है, परंतु इन सभी के ऋतु वर्णन में सेनापति ही सबसे हटकर माने जाते हैं, क्योंकि इन सब कवियों ने ऋतुओं का वर्णन एक सामान्य भाव से किया है, परंतु प्रकृति के दृश्यों को देखकर उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए जैसा वर्णन कवि सेनापति ने किया है वैसा किसी ने भी नहीं किया। इन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप अपने साहित्य में, अपनी साहित्य रचना में लिया है। आलंबन रूप जो है वो एक लिटरेचर की टर्म है जो आपको अभी सिर्फ इतना समझाई जा सकती है। आलंबन कहते हैं ऐसी वस्तु जिसको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। तो उन्होंने प्रकृति का ऐसा रूप हमारे सामने रखा है जिसे देखकर जैसा घट रहा है वो भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। तो कवि सेनापति ने प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन किया है। इनके ऋतु वर्णन में श्रृंगार रस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। इसी कारण इन्होंने श्रृंगार रस के दोनों रूपों को, संयोग और वियोग दोनों रूपों का ही वर्णन उन्होंने किया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग इन जैसा किसी कवि ने नहीं किया है। इन्होंने ऋतु वर्णन के साथ साथ ऋतुओं का परिवर्तन भी बताया है, अर्थात किस प्रकार बसंत से ग्रीष्म, ग्रीष्म से वर्षा और वर्षा से शीत ऋतु आ जाती है। तो ऋतु परिवर्तन, ऋतु वर्णन में ऋतु परिवर्तन इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने लोगों की इच्छा बताई है कि सभी का मन करता है शीतल घनी छाया मिले,
उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में बताया है कि बादलों को देखकर, घटाओं को देखकर किस प्रकार से लोगों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा जागती है। बसंत ऋतु में फूलों से लदे वृक्षों का सौंदर्य ये हमारी आंखों के सामने प्रकट कर देते हैं। शीत ऋतु में कड़कड़ाती सर्दी हमें इनके वर्णन को पढ़ते ही कंपा देती है। तो इस प्रकार इनका प्रकृति चित्रण सभी विशेषताओं से सुसज्जित है। सभी कवियों से हटकर इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन तो इन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए दो ऋतुओं के साथ किया है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने वर्षा ऋतु का सौंदर्य भी डाल दिया है। तो कहा जा सकता है कि कवि सेनापति का ऋतु वर्णन अन्य सभी कवियों की अपेक्षा बहुत ही अनूठा है, या प्रकृति चित्रण बहुत ही अनूठा है। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। इसमें आपको शीत ऋतु वाले कवित की साधारण से शब्दों में व्याख्या लिखनी है या उसका भावार्थ लिखना है। वसंत ऋतु वाला प्रश्न हम पहले कर चुके हैं और 13वां प्रश्न आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें हर कवित की व्याख्या करनी है। तो सेलेक्टेड कुछ लाइनों की व्याख्या करने वाले प्रश्न हमें नहीं करने हैं। आप ये अपना सारा काम पूरा करके मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगे और काम रेगुलर करेंगे, अधूरा नहीं रखेंगे। थैंक यू।